हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं क्री डू शार्ट सिंड्रोम। बेसिकली एक फ्रेंच नेम है। स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं। तो यूपीएससी के एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 के सब टॉपिक 9.4 में हमें क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोमल अबरेशंस करना है, जिसके तहत हमने सेक्स क्रोमोसोमल अबरेशन और ऑटोसोमल अबरेशंस देखा था और एक एक करके हमने सारे सिंड्रोम्स को कर लिया है। और इस लेक्चर में हम क्री डू शार्ट सिंड्रोम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्री डू शा वर्ड जो है ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉल ऑफ द कैट, या फिर इसे हम शॉर्ट में कैट्स क्राई भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड दिया था जेरोमी लिज्यून ने। इन्होंने 1963 में ये बताया कि फिफ्थ क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म में कुछ पार्ट जो है वो डिलीट हो जाता है। डिलीट मतलब यहाँ पे क्या है, अगर आपने क्रोमोसोमल एबरेशंस वाला लेक्चर देखा होगा तो हमने वहाँ पे डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन सब देखा है। तो डिलीशन का मतलब है कि एक पोर्शन जो है वो गायब हो जाए। गायब हो जाए इन द सेंस कब? जब सेल डिवीज़न हो रहा था, जब एग और स्पर्म सेल बन रहे थे, उसी समय एक पार्ट जो है वो क्रोमोसोम का कॉपी होने में गड़बड़ हो जाए और कुछ पार्ट डिलीटेड रह जाए। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि डिलीशन हो गया। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि क्रोमोसोम के शॉर्टर आर्म को हम पी से डिनोट करते हैं और लॉन्गर आर्म को क्यू से डिनोट करते हैं। इस वजह से इस सिंड्रोम का एक और नाम है, वो है 5p माइनस सिंड्रोम। ओके, आप इसे भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। और अगर हम बात करें साइंस एंड सिम्टम्स की, तो देखिए इसका जो नाम ही है वो पड़ा है कैट्स क्राई सिंड्रोम। क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें एक बच्चे की इस खास तरह की क्राई सुनी जा सकती है, जिसमें कि बच्चा जो है वो एक म्योइंग किटन की तरह रोता है। और ये ज़्यादातर देखा जाता है जो इन्फेंट होते हैं उनसे लेकर के 2 साल के बच्चों तक में। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है वो 1/3 बच्चों में अपने आप 2 साल के आसपास ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और इससे प्रॉब्लम क्यों होता है, क्यों म्योइंग साउंड आता है? तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन है कि लैरिंग्स और नर्वस सिस्टम जो है इस डिजीज़ में अफेक्टेड रहता है। अगर आप सोचेंगे तो 5p माइनस यानी कि एक क्रोमोसोम के शॉर्टर आर्म का भी कुछ पार्ट जो है वो मिसिंग है। उस वजह से आपका नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, आपकी आवाज़ जो है वो ठीक से नहीं आती है। सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है जीन का एक एक कोड, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, और अगर आप बात करेंगे तो बच्चे को खाने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, जिसकी वजह से उनको स्वेलो करने में दिक्कत होती है और इसकी वजह से इनका जो ग्रोथ है वो ठीक से नहीं होता है। बर्थ के समय इनका वेट भी कम रहता है और ओवरऑल ग्रोथ तो कम रहता ही है, क्योंकि ये खा नहीं पाते हैं बचपन में ठीक से। और इनके दिमाग का जो विकास होता है उसमें भी प्रॉब्लम होता है, स्पीच में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मोटर डिसेबिलिटीज़ इनमें होती हैं। देखिए, मोटर डिसेबिलिटीज़ का स्पीच से बहुत लेना देना है। अगर आपको लगता है कि मोटर डिसेबिलिटीज़ सिर्फ वॉकिंग और रनिंग के लिए है, तो ऐसा नहीं है, ये स्पीच में भी काम आती है। ठीक है, तो जिनको भी मोटर डिसेबिलिटी होती है उनको स्पीच में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और इन बच्चों में जो है एक्सेसिव ड्रूलिंग यानी कि जो लार गिरने की जो लक्षण होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब बच्चे के मुंह से हमेशा लार गिरता रहता है। और इनके हेड साइज़ की बात करें अगर, तो इसमें एक टर्म है माइक्रोसेफेली, मतलब सिर का छोटा होना, स्मॉल हेड। ठीक है, और एक वर्ड है माइक्रोग्नैथिज्म। माइक्रोग्नैथिज्म एक अपोजिट वर्ड है प्रोग्नैथिज्म का। आपने प्रोग्नैथिज्म कहाँ पढ़ा है, याद कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस में देखा था कि उनका जो मुंह होता है वो काफ़ी बाहर निकला होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोग्नैथिज्म। तो जब मुंह बाहर नहीं निकला हो, अंदर की तरफ धंसा और छोटा सा मुंह हो, तो उसे हम कहते हैं माइक्रोग्नैथिज्म। ओके, और इनकी जो आँखें होती है उनके बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसे हम कहते हैं हाइपर टीलोरिज्म। ठीक है, इन शब्दों को आप एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे तो आपको एग्जामिनर ज़्यादा मार्क्स देगा, ऑफ कोर्स वो इम्प्रेस होगा। और यहाँ पे एक और वर्ड है पल्पेब्रल फिजर। ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लैंटिंग होता है। पल्पेब्रल फिजर क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। आपकी और हमारी जो आंखें होती है वो इलिप्टिकल शेप की कहीं ना कहीं होती है। ठीक है, और इसी इलिप्टिकल ओपनिंग को हम पल्पेब्रल फिजर कहते हैं। अब इस पल्पेब्रल फिजर का ये विड्थ होता है और ये हाइट होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके स्लैंटिंग एंगल की, तो आप इस पॉइंट से
इस पॉइंट को अगर मिलाएंगे जो हमारे दोनों आइज़ के कॉर्नर्स हैं, तो जो हमें एंगल मिलेगा इस स्ट्रेट लाइन से, उसे हम स्लैंट कहते हैं। तो ये क्रीडूशैट के जो बच्चे होते हैं या एडल्ट्स भी होते हैं, उनमें थोड़ा अधिक पाया जाता है नॉर्मल से, ठीक है। तो पल्पेब्रल फिशर ज़्यादा स्लैंटिंग होता है, और नेज़ल ब्रिज भी जो है वो ज़्यादा फ्लैट होता है। नेज़ल ब्रिज हम इस पोर्शन को कहते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है वो ज़्यादा फ्लैट होता है, और इनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी देखा जाता है। मतलब ये हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और आउट ऑफ कंट्रोल आप कह सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हाथ पैर फेंकना, बहुत ज़्यादा दौड़ना, तो एकदम अजीब से दौड़ना, लगता है कि जैसे ये अपने बॉडी के कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और कुछ रेपिटेटिव मूवमेंट्स भी, जैसे अगर हाथ पैर इनका हिलने लगा तो वो खुद तुरंत रोक नहीं पाते हैं, ठीक है। और डायग्नोसिस देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि आपने अभी तक जितने भी लेक्चर्स देखे होंगे, सबके डायग्नोसिस में आपको यही 3 डायग्नोसिस लिखना है: सिम्टोमेटिक, जेनेटिक स्क्रीनिंग और कार्योटाइप एनालिसिस, जिससे कि हमें पता चलता है कि कुछ पार्ट मिसिंग है 5 के पी पोर्शन का, यानी शॉर्ट आर्म का। कार्योटाइप एनालिसिस आपको मैंने बताया है एमनियोसेंटेसिस और कॉरियोनिक विलाई सैम्पलिंग, ठीक है। आपने लास्ट कुछ लेक्चर्स अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो ये सब एग्जांपल आपको लिख कर आना है। तो आई होप ये बहुत इजी टॉपिक था, तो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।